हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो आज से देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनबीएस टीजीटी मैथ्स 2022 के लिए क्रैश कोर्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। जैसा कि आपको मालूम है, न्यूज पेपर्स में आपने देख ही लिया होगा, इसके नोटिस भी जो है नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे आ चुकी है कि 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आपके जो एग्जाम है टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जो एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे। तो आप भी इसकी तैयारी जो है में लगे ही होंगे, जो है आपने तैयारी की भी होगी। अब आपके पास कुल मिलाकर आपके पास 20 टू 25 डेज आपके पास लेफ्ट है। और अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हो पाए हैं, अगर आपकी सीरियस प्रिपरेशन नहीं चल रही है, टू द पॉइंट अगर प्रिपरेशन नहीं चल रही है, तो ये कोर्स आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आपको रिवीजन करने में ये कोर्स हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें प्लानिंग क्या है। इस कोर्स में मैं आपको जो है कुल मिला के 15 टू 17 चैप्टर्स आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, अगर आप देखे होंगे सिलेबस को, नहीं देखे होंगे तो मैं उसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तो हर चैप्टर को हम लोग एक लेक्चर में कवर करेंगे। और जैसे आज हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका रियल नंबर से 10th क्लास का टॉपिक है, 9th 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज रियल नंबर्स कवर करेंगे। तो हर चैप्टर को हम लोग जो है 1 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और उसमें मैं आपको फोकस करूंगा ज्यादातर क्वेश्चंस पे, और जहां पे थ्योरी की जरूरत होगी वहां पे थ्योरी भी मैं बताऊंगा, ताकि आपका थ्योरी एज वेल एज जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका हो सके। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर लास्ट में वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है टू बिल्स ऑफ ₹6075 एंड ₹8505 रेस्पेक्टिवली आर टू बी पेड सेपरेटली बाय द चेक्स ऑफ सेम अमाउंट। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ द ईच चेक। ठीक है, देखिए दो बिल आपको पे करना है, 6075 और 8505। ठीक है, ये दो बिल आपको पे करने हैं, और जो चेक आपको बनाना है ना, सेम अमाउंट का बनाना है। ठीक है ना, आर टू बी पेड सेपरेटली बाय द चेक्स ऑफ द सेम अमाउंट। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ ईच चेक। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, जब भी लार्जेस्ट वर्ड का आपका इस्तेमाल करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको किसका क्या निकालना है, आपको एससीएफ निकालना है। इसका मतलब एससीएफ आपको निकालना पड़ेगा 6075 का, और 8505 का आपको क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है। ठीक है, तो निकालने का दो मेथड ज्यादातर प्रीफर करते हैं आप लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं 8505 को डिवाइड करूंगा किससे, 6075 से। और कितने टाइम्स जाएगा ये, एक 1 टाइम्स जाएगा 6075। तो इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा, 0, यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2। और इसको फिर से हम लोग 6075 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 1। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है ना, तो इससे हम लोग 2 4 3 0 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 4 3 0 आ जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो लास्ट जो डिवाइजर होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1215। तो इसका मतलब 1215 रुपीज का आपको क्या करना पड़ेगा, चेक आपको बनाना पड़ेगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, 3 व्हील्स कैन कंप्लीट सेपरेटली 60 36 एंड 24 रिवोल्यूशंस पर मिनट। 3 पहिया है। ठीक है, ये क्या करता है, पर मिनट मतलब पर मिनट का मतलब 60 सेकंड में ये कितना चक्कर लगाता है, 60 चक्कर लगाता है। ये 60 सेकंड में कितना लगाता है, 60 रिवोल्यूशंस। रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर। सेकंड वाला क्या करता है, 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 36 चक्कर लगाता है। और थर्ड वाला 60 सेकंड में ये कितना लगाता है, 24 रिवोल्यूशंस लगाता है, तो 24 चक्कर लगाता है। ठीक है, देयर इज अ रेड स्पॉट ऑन ईच व्हील दैट टचेस द ग्राउंड एट टाइम 0। यहाँ पे कुछ ना सभी पहियों में ना रेड व्हील लगा, रेड क्या लगा हुआ है कि स्पॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दीज स्पॉट्स विल साइमल्टेनियसली टच द ग्राउंड अगेन।
ये करा, ये पहिया अगर घूमता रहे तो तीनों जो रेड स्पॉट है एक टाइम पे फिर से दोबारा कब मिलेंगे? मान लो शुरुआत में चलेंगे तो उस समय हम लोग एक बार यहाँ पे जो टच करेंगे और दूसरी बार ये चक्कर लगाएगा, ये अलग टाइम पे नीचे आएगा, फिर ये अलग टाइम पे आएगा। पूछा एक साथ ये कब आएंगे? तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो एक चक्कर लगाने का इनका समय है ना, तो ये एक चक्कर कितने में लगाएगा? 60 रिवोल्यूशंस लगाता है ना, तो वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा इसको? वन रिवोल्यूशन लगाने में इसको कितना समय लगेगा? 1 सेकंड लगेगा, है ना। वन रिवोल्यूशन लगाने में इसको कितना लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, पहले वाले को एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड लगेगा। दूसरे वाले को 36 चक्कर लगाता है ना 60 सेकंड में, तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा? 60/36, 60/36, 6 से कट कर देंगे, 6 10 जा, 6 6 जा, 2 से कट कर देंगे, 5/3 सेकंड लगेगा एक चक्कर लगाने में। और थर्ड वाले को कितना लगेगा? 60/24 सेकंड लगेगा एक चक्कर लगाने में। मतलब कट कर दें, 6 से 6 10 जा, 6 4 जा, फिर 2 से कट कर दें, 5/2 सेकंड लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए ये पहला जो चक्कर लगाएगा कब लगाएगा? 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद मतलब ये रेड स्पॉट इसका जमीन पे कब आ जाएगा? 1 सेकंड के बाद। फिर कितने सेकंड के बाद आ जाएगा? 2 सेकंड के बाद। फिर कितने सेकंड के बाद? 3 सेकंड के बाद, क्योंकि हर 1 सेकंड में एक चक्कर लगा ले रहा है। फिर 4 सेकंड के बाद वो जो रेड स्पॉट है वो यहाँ पे आएगा इनिशियल पोजीशन पे। फिर 5 सेकंड के बाद ये आएगा। इसकी बात करते हैं, ये 5/3 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 चक्कर कितने में लगाएगा? 2 इंटू 5/3 सेकंड में। 3 चक्कर कितने में लगाएगा? 3 इंटू 5/3। ठीक है ना, मतलब 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये फिर से कहां पे आ जाएगा? ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, तो ये 5/2 सेकंड के बाद एक चक्कर लगाएगा। दूसरा चक्कर कब लगाएगा? 2 इंटू 5/2, मतलब 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये भी अपने इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो तीनों 5 सेकंड के बाद आप देख पा रहे हैं फिर से ये जो रेड स्पॉट है ये जमीन को क्या करेगा? टच करेगा। मतलब कुल मिला के हमें यहाँ क्या निकालना पड़ता है? इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम मुझे निकालना पड़ेगा किसका किसका? 1 सेकंड, और दूसरा क्या था? 5/3 सेकंड। ठीक है, और तीसरा क्या था? 5/2 सेकंड था। तो जब फ्रैक्शन में आपको दिया हो एलसीएम निकालने के लिए, इसका निकालने का तरीका ये होता है कि जो न्यूमरेटर है ना उनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 155, और जो डिनोमिनेटर है उनका क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ निकालना पड़ता है, 132। तो ऊपर वाले का 155 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5, और 132 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 5 सेकंड के बाद वो फिर से जो रेड स्पॉट है वो क्या करेगा? ग्राउंड को फिर से टच करेगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लिविंग द रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। कहा वो बड़ा से बड़ा नंबर खोजिए। देखिए जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात आएगी तो हमें क्या खोजना पड़ेगा? एचसीएफ खोजना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान ये देना है कि जब उस नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है 398 को, तो रिमाइंडर कितना बच जाता है? 7। तो अगर मैं 398 में से 7 को माइनस कर दूं तो जो नंबर बचेगा, कितना नंबर बचेगा? 391। जो नंबर बचेगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 391। तो 391 को वो वाला जो नंबर होगा जिसे हमें खोजना है वो कंप्लीटली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, और वो बड़ा से बड़ा नंबर है, मतलब हम एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरीके से जब 436 में से हम लोग किसको माइनस कर लेंगे? 11 को, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 425। और इसी तरीके से मैं 436 वाला हो गया ना, फिर 542 में से मैं माइनस कर दूंगा किसको? 15 को, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 527। इसका मतलब अगर हम इन तीनों नंबर का क्या निकाल दें? एचसीएफ निकाल दें तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 425 को मैं डिवाइड कर देता हूं कितने से? 391 से। 1 टाइम्स जाएगा 391, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे मेरे पास 3 में से 3 गया 0। 34 से हम लोग डिवाइड करेंगे 391 को, तो कितने टाइम्स जाने वाला है? ये टोटल जाएगा हमारे पास 11 टाइम्स। ठीक है ना, 11 टाइम्स जाएगा ये, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 11 टाइम्स जाएगा, 11 4 जा 44 और बचा 4, 11 3 जा 33 और 4 37। कितना बचेगा रिमाइंडर? ये हो गया हमारे पास 7, और ये कितना हो जाएगा? 17 बचेगा रिमाइंडर। और 17 से 34 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब इन दोनों नंबर का 391 और 425 का
जो मेरा एचसीएफ आया लास्ट डिवाइजर मतलब 17 आ गया। अब 17 से हम लोग 527 को डिवाइड करेंगे, तो 527 से 17 को डिवाइड करें तो 17 3 जा कितना हो गया 51, बचा 1, 17 17 1 जा 17। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये तीनों नंबर का जो एचसीएफ आ गया, इन तीनों नंबर का एचसीएफ किसका किसका 391 और 425 और 527 का जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 17 आ गया। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर कौन सा 17 है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का जरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 is expressible in the form of 210 into 5 plus 55y, find the value of y। ठीक है, तो 210 और 55 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकालेंगे हम लोग। तो चलिए कितने टाइम्स जाएगा ये 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, बचा 1, 165 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 10 में 6 से गया 4 और यहाँ पे 45 से 55 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना 10, 10 से 45 को डिवाइड करेंगे 10 4 जा 40, बचेगा 5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 और लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और हमारा एचसीएफ कितना आ गया 5 आ गया। एचसीएफ हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब कहना है कि एचसीएफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया तो y की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब एचसीएफ 5 है इज इक्वल टू 210 इंटू 5 और प्लस 55y, तो यहां से मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 1050 इज इक्वल टू 55y, तो ये कितना आ जाएगा -1045 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू y। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो -19 आ जाएगी। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -19। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि when 2 to the power 256 is divided by 17 find the remainder। देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको 2 की पावर 4 अगर करें तो 2 की पावर 4 कितना आता है 16। ठीक है, और 16 आ गया। ठीक है, और डिवाइड कितने से करना है हमें 17 से, तो 17 से मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 to the power 4 is congruent to -1 मॉडुलो 17, -1 मॉडुलो 17। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो से मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक, अब देखिए 2 to the power 4 है ना, इससे मुझे 2 to the power 256 बनाना है। तो इसका मतलब कितना पावर और मैं कर दूं इसका 256 में मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 6 जा 24, बचा 1 64, मतलब 64 पावर। दोनों तरफ मैं 64 पावर और रेज कर देता हूं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 की पावर 64 और मॉडुलो 17। ठीक है, मॉडुलो 17। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मॉडुलो का मतलब क्या है, जैसे मैं लिखूंगा अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, इसका मतलब ये हो गया जब a को डिवाइड किया गया था m से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया था b आया था। और मैं ये चाहता हूं कि 2 to the power 256 को जब डिवाइड किया जाए कितने से 17 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा ये मुझे लिखना है। इसका मतलब 2 to the power 256 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स मुझे भरना है और यहाँ पे मॉडुलो कितना होगा 17, मॉडुलो 17। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर अब आने वाला है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तो कितना था, दोनों 2 to the power लेफ्ट में कितना बन गया 2 to the power 256 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर 64 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 मॉडुलो 7। और जो यहाँ पे बचता है ना वो रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब 2 to the power 256 को 17 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 बचेगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स। कहा जा रहा है ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव डिवाइजर d दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर। देखिए एक तो लार्जेस्ट है मतलब हाईएस्ट हो गया और दोनों को डिवाइड करता है, दोनों नंबर a और b को, तो ऐसा कौन नंबर हो सकता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये एचसीएफ का डेफिनेशन आपसे पूछे हैं कि एचसीएफ क्या होता है, दो नंबर का एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है कि जो दोनों नंबर को क्या करता हो डिवाइड करता हो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है एचसीएफ ऑफ पेयर ऑफ को प्राइम समझते हैं ना, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, है ना। अगर दो नंबर कैसे हैं को प्राइम है तो उनका एचसीएफ कितना आता है, जैसे ए और बी हमारे क्या है को प्राइम है, ए और बी अगर क्या है को प्राइम, इसका एचसीएफ जो आएगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी वो कितना आता है 1 आता है। जैसे मैं को प्राइम नंबर बताऊं 3 और 5 को प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि अगर जो इनका एचसीएफ होगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो पूछ रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ पेयर ऑफ को प्राइम इज व्हाट, इसका आंसर 1 आएगा।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज 6 की पावर x एंड विद द 5। कह रहा 6 की पावर कितना मैं रेज करूं कि जो उसका आंसर आया उसके यूनिट प्लेस पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। उसके यूनिट प्लेस पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। अब देखिए अगर आप 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 6 की हम चाहे कुछ भी पावर करें उसके यूनिट प्लेस पे तो हमेशा 6 ही आता है। इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको मैं 6 के ऊपर रेज कर दूं और यूनिट प्लेस पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो इसका मतलब वो नेवर एंड्स विद द 5, वो 5 पे कभी भी एंड नहीं होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 21 अपॉन 45 इज व्हाट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नन ऑफ दीज। तो देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। एक है देखिए मेरे पास रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अगर कोई रेशनल नंबर हमारा पी बाई क्यू के टाइप का, तो वो टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 और 5 की फैक्टर आती हो, जो डिनोमिनेटर हो उसमें सिर्फ और 2 और 5 की फैक्टर आता हो, उसके अलावा और कोई फैक्टर ना आता हो। और ये क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आता है कभी कभी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आता है कब, जब डिनोमिनेटर हमारा इस टाइप का नहीं होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा एक क्या होता है, ये तो दो हो गए, एक होता है इर्रेशनल नंबर, एक क्या होता है मेरे पास, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो बस ये तीन टाइप के कुल मिलाकर डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये देखिए पहली बात ये है तो रेशनल नंबर, तो कुछ चीजें तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सी ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो इर्रेशनल की बात कर रहा है। अब ए और बी में से कोई एक है, अब वो कैसे डिपेंड करेगा, इसका डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले इस फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में ले आना पड़ेगा, है ना। हम लोग डिनोमिनेटर कब देखेंगे, सबसे पहले इस जो फ्रैक्शन है उसको लोवेस्ट फॉर्म में ले आए। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज कॉमन है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 3 7 जा 3 15। अब देखिए ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया, है ना। अब इससे ज्यादा इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब इसके डिनोमिनेटर को सिर्फ आपको देखना है ध्यान से, नोमिनेटर से ज्यादा मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में देखिए 5 एक फैक्टर आ गया, लेकिन 3 एक और फैक्टर आ गया। तो मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर आए तब तो टर्मिनेटिंग होगा, उसके अलावा कुछ आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है इफ 112 इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यूक्लिड्स लेमा, ये क्या एक होता है यूक्लिड्स लेमा, ये सिलेबस में आपके मेंशन है, ठीक है। यूक्लिड्स लेमा ये क्या कहता है कि अगर मान लिया कि कोई नंबर बी है, उसको अगर आपने ए से डिवाइड किया और सपोज कोसेंट आपका क्यू आ गया और जो रिमाइंडर आर है, तो यहाँ पे जो आर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जिससे आप डिवाइड किए उससे तो छोटा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है, मतलब बी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, जहां पे आर क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू ए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं 112 लिखा गया है, 112 लिखा गया है और यहाँ पे क्या लिखा गया है 6 क्यू प्लस आर, ठीक है ना, 6 क्यू प्लस आर। तो कहना कि आर की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब 112 को डिवाइड किया गया था किससे, 6 से, क्वोशेंट कितना आया था क्यू, रिमाइंडर कितना आया था आर। तो यहां से मेरा जो आर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन 6। मतलब आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 और 5 हो सकती है। तो 0 1 2 3 4 5 के साथ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात आ गई कि बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा x इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस आर, जहां पे x क्या है y से बड़ा है, x क्या y से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब x को आपने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था आपने, y से, क्वोशेंट कितना आया था q और रिमाइंडर कितना आया था r, तभी तो हम लोग लिख पाएंगे x इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस आर, ऐसा लिखा गया है। देन द वैल्यू ऑफ q एंड r फॉर 27 एंड y इज इक्वल टू 5 इज व्हाट, मतलब x जहां पे मुझे रखना है 27
और y की जगह मुझे क्या रखना 5, तो मुझे बताना है कि q और r की वैल्यू क्या आएगी। तो 5 5 जा 25 और यहाँ कितना आ गया 2। तो आप देखेंगे q की वैल्यू कितनी आ गई 5 और जो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। q इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2 के साथ हम लोगों का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2 के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा कि एचसीएफ ऑफ 1500 एंड 600 इज व्हाट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डिवीजन मेथड से आप निकाल दीजिए इसको। 1500 को 600 से डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा 1200 आएगा हमारे पास। ठीक है, 0 0 300 बचेगा, 300 से 600 को डिवाइड करिए। ये डिवीजन का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये आ गया 600, अब की बार रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब जो ये हमारा 300 है लास्ट डिवाइजर वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, पी बाई क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, व्हाट कैन यू से अबाउट क्यू। देखिए एक तो पी बाई क्यू रेशनल नंबर है और उसमें से भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग कब आ सकता है, जब इसका डिनोमिनेटर किस टाइप का हो, डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n, इतने से काम नहीं चलेगा। q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, इतने से भी काम नहीं चलेगा। q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन देखिए क्या है, q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये पूरी व्याख्या की है इस बात की कि m और n हमारे कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये भी कंडीशन होती है कि m और n क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, न हमारा होल नंबर होना चाहिए। करेक्ट ना, तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहे हैं, if two positive integers a and b are written, a is equal to x cube y square, b is equal to x cube x into y cube, where x and y are prime number, then HCF पूछा जा रहा क्या होगा। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले a के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो a हमारा कैसे लिखा जाएगा, x इंटू x और इंटू y, और जो हमारा b है वो कैसे लिखा जाएगा, b इज इक्वल टू x इंटू y। तो कॉमन फैक्टर खोजना शुरू करिए। एक तो हो गया x, एक x कॉमन आ गया। अब ऊपर वाले में 2x बच जाएंगे क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं। और कॉमन फैक्टर की बात करें, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और कुछ कॉमन तो है नहीं। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ a कॉमा b जो आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, x इंटू वाई। तो कुल मिला कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर 34.12345 किस टाइप का होगा। तो देखिए अगर हम लोग 34.12345 की अगर बात करें तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। ये डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, डिनोमिनेटर के बारे में पूछ रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर रहा होगा और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा मिला, टर्मिनेटिंग मिल रहा है। इसका मतलब जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो किस टाइप का होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का होगा, जहां पर m और n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, 2 टू द पावर सी ऑप्शन, हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है 2 की पावर m 5 की पावर n टाइप का होगा डिनोमिनेटर, जहां पे m और n कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 1/7 इज अ रेशनल हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ गया, 7 आ गया। तो कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। सही बात है ये तो ये मेरे काम का नहीं है। पूछ रहे गलत कौन सा है, ये तो मेरे काम का नहीं है। फिर कह रहे हैं 11/30, 30 का फैक्टर करके देख लीजिए। 30 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 आ गया। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी मेरे काम का नहीं क्योंकि ये तो सही स्टेटमेंट है। ये बोल रहे कौन सा गलत है। तो 31/91 की बात करें, इसका डिनोमिनेटर कैसा है, 91 की बात करें तो 13 इंटू 7 है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा बातें भी आ गई हैं, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। डी में क्या कह रहा है, 13/125 1 to 5 की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं ना 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। तो इसका मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा टर्मिनेटिंग होगा, बट ये कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है और हमें खोजना था कौन सा गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। कहा जा रहा है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9, देन फाइंड वेदर द वेरिएबल x इज रेशनल और इरेशनल। भाई जब x स्क्वायर 5/9 है तो हमारा जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √5/3 आ जाएगा। और √5/3 जब √5 लगने की वजह से ये क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे थे, पुट सुटेबल वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। 35/50 हैज, कैसा इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो 35/50 पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म में ले आइए, 5 7 जा 5 10 जा, कितना आ गया 7/10। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दीजिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहा जा रहा 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड सोशियोलॉजी बुक्स डीलिंग विथ cleanliness have to stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height of each book is same. The number of English books is 96, number of Hindi books is 240 and number of sociology books is 336. Assuming that the books are of the same thickness, the number of stacks of each Hindi and sociology books, English, Hindi and sociology books respectively are what? ठीक है। ये कह रहा 3 sets of English, Hindi and sociology books dealing with cleanliness have to stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height of the each stack is same। मतलब ये कह रहा है ना कि ऊंचा एक लाइन में जैसे आपको मान ली 5 किताब मैंने रख दिया, किसका, एक लाइन में ऐसे करके मैंने 5 किताब रख दिया, किसका, इंग्लिश का। तो इसी तरीके से 5-5 की लाइन अगर हमको लगा, जैसे 5 रख दिया, फिर दूसरी लाइन में भी 5 का रख दिया, है ना। मतलब ये कहना कि 5 का मतलब हमको क्या करना है, इसकी जो हाइट आनी चाहिए इंग्लिश में, जितनी किताब हम जितना किताब लगा, मान लो 6 किताब अगर हम लगाएं एक लाइन में इंग्लिश वाले में, तो हिंदी में भी उतना लगाना, सोशियोलॉजी में भी उतना लगाना है। मतलब कुल मिला के मुझे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका किसका निकालना है, 96 का और 240 का और किसका 336 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 336 को डिवाइड कर देता हूं मैं 240 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 246 आ गया, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 96 से 240 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 6 जा 12, बचा कितना 1, 2 9 जा 18 और 9, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, और ये आ गया 96 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 48। अब एक और नंबर और कौन सा बचा हुआ, 96 से भी मैं 48 को डिवाइड कर देता हूँ, 48 2 जा कितना हो गया 96। तो इसका मतलब कुल मिलाकर जो हमारा फाइनल एचसीएफ आ गया इन सबों का, इन तीनों नंबर का, वो कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है ना, 48 आ गया। तो लास्ट में पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या, एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ, पूछ कितनी लाइन लगानी पड़ेगी। अब देखिए एक लाइन में तो 48 किताबें आ रही हैं, तो पहले वाले में कितने किताब है, 96 किताब है, तो 96 में 48 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, तो 2 लाइन लगानी पड़ेंगी। और दूसरे में कितनी किताबें रखनी है, दूसरे में 240 किताब रखना है, तो 240 को आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 48 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 आ जाएगा ये। ठीक है ना, 5 आ जाएगा, 2 5 और अगला क्या आ जाएगा 7, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस दिस नंबर, ये बार लगा हुआ 0.3178, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए मैं इसको मान लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू कितना है, 0.3178 बार। इसको अगर मैं थोड़ा ओपन करके लिखूं, बार का मतलब होता है वो नंबर बार बार रिपीट करेगा, 3178 3178 3178 डॉट 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 डॉट। तो देखिए जितने नंबर पे बार लगा हुआ है ना, मैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1 2 3 4, 10,000 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, 10,000 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो डेसिमल है वो कहाँ चला जाएगा, 3178, 4 प्लेस जो खिसक जाएगा राइट में,
3178.3178 इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2। 2 में से मैं 1 को अगर माइनस कर दूं, 2 माइनस 1 कर दूं, तो 10,000x माइनस 1x कितना आ जाएगा? 9,900 9,900 ये कितना आ जाएगा? 9,900x आ जाएगा, ठीक है ना? 9,999x आ जाएगा। और इधर माइनस कर देंगे तो देखिए ये सब कितना है? 0.3178 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 0.317878 डॉट 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 है, ये सब माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? 3178। तो यहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3178 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 19999 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शंस में एक 9 आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है एलसीएम क्या होगा 6/14 और 2/7 का। तो मैंने फ्रैक्शन का एलसीएम आपको निकालना सिखाया था। जैसे आपको निकालना है एलसीएम 6/14 और 2/7 का, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे किसका? जो नोमिनेटर है 6 और 2 का एलसीएम निकाल देंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या निकाल देते हैं? एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, और 7 और 14 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6/7। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग तभी रखेगा जब डिनोमिनेटर जो हमारा होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर आपको मिलते हों। मतलब उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होना चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हम लोग बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो जैसे देखिए यहाँ 8 की बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या 2 है, तो ये क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। तो ऐसे तो डी ऑप्शन हमारा निकल जाएगा। अब बात करते हैं बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। 30 का फैक्टर करें तो 2 3 जा 6 5 जा 30, इसके डिनोमिनेटर में देखिए 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया, इसलिए ये टर्मिनेट नहीं करेगा, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसी तरीके से आप सभी को चेक करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाएंगे, इसलिए टर्मिनेट ना करके बल्कि क्या करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एन इरेशनल नंबर इज व्हाट। मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए रेशनल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हर पॉइंट रेशनल नंबर को तो नहीं रिप्रेजेंट करेगा, कुछ इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। भाई नंबर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो कुछ पॉइंट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कह रहे हैं इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहे हैं नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को नहीं दिखाया जा सकता, ये तो गलत बात है, दिखाया जा सकता है। ये कह रहे हैं 22/7 एक रेशनल नंबर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म का है जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? इफ x इज इक्वल टू 0.7 बार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। देखिए इसको निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। x इज इक्वल टू लिखा है 0.7 बार, इसको थोड़ा ओपन करके लिखिए तो 0.7 बार बार रिपीट करेगा, 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट। अब देखिए एक नंबर पे बार लगा हुआ, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। 10x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7.7777 डॉट 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 डॉट। ये इक्वेशन 2 हो गया। 2 में से मैं फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ, 2 माइनस 1, तो 2 कितना? 10x इज इक्वल टू 7.7777 और फर्स्ट वाला क्या है? x इज इक्वल टू 0.7777 डॉट 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 डॉट। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी 7/9, और मुझे पूछा जा रहा है 2x कितना हो जाएगा? तो 14/9, और 14 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9 बचा 5 50, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, ऐसे आता जाएगा। मतलब हम इसको लिखेंगे 1.5 बार।
1.5 बार के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेप इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज रॉन्ग। कह रहा है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 है। चलिए ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर हैं। फिर ये कह रहे हैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। स्टेप 1 तो करेक्ट है। स्टेप 2 की बात क्या है, ये कह रहे हैं दोनों तरफ बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टेप 2 भी करेक्ट है। स्टेप 3 में कह रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इधर बी कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ये भी करेक्ट है स्टेप 3। स्टेप 4 कह रहे हैं कि अगर हम दोनों तरफ क्या कर दिए, दोनों तरफ a माइनस बी से डिवाइड कर दें अगर, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू बी बचेगा। ये गलत स्टेप है, ये स्टेप रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखिए a इज इक्वल टू बी है ना, इसका मतलब a माइनस बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से कभी भी डिवीजन नहीं किया जाता है, मतलब हम दोनों तरफ कैंसिल नहीं कर पाएंगे a माइनस बी को। इसका मतलब स्टेप 4 जो हमारा वो क्या है, रॉन्ग है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 करें सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा कितना आता है, इरेशनल आता है। ठीक है ना, कितना आता है, इरेशनल आता है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज व्हाट। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स इज व्हाट। ठीक है, तो देखिए दो अगर इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ये पूछ रहे हैं क्या आएगा। ठीक बात है, जैसे एक इरेशनल नंबर मैं ले लेता हूं 2√3 और एक इरेशनल नंबर मैं ले लेता हूं √3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, एक रेशनल आ गया। अच्छा, अब मैं एक ले लेता हूं √3 और एक दूसरा इरेशनल नंबर ले लेता हूं कितना, √2, तो कुल मिला कितना आ गया, √6। तो ये कैसा आ रहा है, ये तो इरेशनल आ रहा है। इसका मतलब दो इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइदर ए और बी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। वो पूछ रहे कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। देखिए √2 तो हमारा क्या है, इज नॉट ए रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर नहीं, मतलब क्या वो जानना चाहते हैं कौन सा इरेशनल नंबर वो जानना चाहते हैं। देखिए √9 तो 3 आ जाएगा, और 3 तो इरेशनल होता नहीं है। √16 तो 4 आ जाएगा, ये भी इरेशनल नहीं होता है। √4 2 आ जाएगा, ये भी इरेशनल नहीं होता है। तो इरेशनल कौन सा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कहा जा रहा है कि नंबर 6 प्लस √2 और 6 माइनस √2 क्या है। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन करिए तो फार्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो ये कैसा नंबर है, 4 हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है ना, 4 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि सर ने ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका लेवल काफी हल्का है, लेकिन आप विश्वास करिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप उठा के देखिए, जब टॉपिक 10th क्लास का है तो क्वेश्चन भी आपसे वो 10th लेवल की तो पूछेंगे जो है ना। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इस टॉपिक से जो क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर जो है इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिए आप। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विच आर द फॉलोइंग नंबर्स हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो कैसे हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप के, मतलब उसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 5 के अलावा और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। देखिए तो कहना है कि विच आर द फॉलोइंग नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो जिसमें सिर्फ 2 और 5 रहेगा। देखिए यहाँ पे 5 है, 3/5 में डिनोमिनेटर में 5 है और 2 भी है, 2 की पावर 0 में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 5 का फैक्टर है तो टर्मिनेट करेगा। देखिए यहाँ पे तो 7 आ गया, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। यहाँ पे 3 आ गया, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। यहाँ पे भी 3 आ गया, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 3/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। देखिए 33 है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना बना है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 5 है।
तो आप इस देखिए, इसको टर्मिनेटिंग आपको पता करना कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, मतलब कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। तो आपको नीचे 10 बनाने की कोशिश करना है। तो जब 2 की पावर 2 है तो मुझे 5 की पावर 2 भी चाहिए 10 बनाने के लिए। तो एक 5 से मैं और मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब कितना बन गया ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 165, और नीचे बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो कुल मिला कितना हो गया, ये हो गया 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, एक पे कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.0165। तो 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल, मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r then r must satisfy। तो मैंने आपको बताया था r क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, r must be greater than or equal to 0 and less than b होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। पहला इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, बिल्कुल जो भी इंटीजर्स हैं जैसे 5 है, 6 है, 7 है, -5 है, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें हम नीचे 1 लिख सकते हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा करें, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। भाई एक रेशनल नंबर मैंने 1/3 लिया, ये इंटीजर तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि p वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन जो q वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ये कहना p इज फॉल्स, ये तो गलत है। ये कहना p इज ट्रू, q इज फॉल्स, ये करेक्ट है। कहना दोनों ट्रू है, गलत है। ये कहना दोनों फॉल्स है, ये गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर करेक्ट। भाई दो रेशनल नंबर हैं x और y, तो ये तो या तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, या तो क्या होगा, x y से बड़ा होगा, और या तो क्या होगा, x y से छोटा होगा। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर करेक्ट, तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज करेक्ट हैं। तो ऑल 1 2 एंड 3 आर व्हाट, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स का मतलब टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स नहीं लिखा है, इसलिए वो दोनों रेशनल नंबर बराबर भी हो सकते हैं, और या इसमें से पहला वाला दूसरे से बड़ा होगा या पहला वाला दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तीनों बातें हो सकती हैं। 36 की बात कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज व्हाट। ठीक है, पूछ रहे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो 1 पॉइंट देखिए 1.728 का मुझे क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना है। 1.728 तो ये किसका होता है, 12 का जो 1.2 का ये क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1.728 तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1.2। इसको हम लोग सेकंड वाला जो है इसको हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 -1 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2 बन जाएगा, और ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 - 2 √3 मिल जाएगा। तो 2 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूंगा तो 2 - √3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है। तो कुल मिला के मेरे पास कितना मिल जाएगा, 0.268 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। 1/2 का की पावर -2 मतलब ये तो 4 मिल जाएगा, और 17/8 जो है वो मिलेगा 2.125 मिलेगा। तो पूछा सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ये थर्ड वाला सबसे बड़ा है, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में ये कहा जा रहा है इफ n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से सुनिएगा, n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय व्हाट। n स्क्वायर -1 कहा जा रहा है n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जैसे n क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9। अगर ऐसा है तो पूछ रहे n स्क्वायर -1 किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर n स्क्वायर -1 निकालना चाहूँ, n स्क्वायर निकालने में कितना हो जाएगा, 1 9 25 49 81, और n स्क्वायर -1 कर दें कितना हो जाएगा, 0 8 24 48 और 80। तो क्या ये सभी 8 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, 8 10 जा 40। क्या ये 14 से डिविजिबल है, नहीं। 8 देखिए 14 से डिविजिबल तो नहीं है। क्या सभी 6 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। 80 देख लीजिए डिविजिबल नहीं। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नो। पूछा तो n स्क्वायर -1 किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एग्जांपल लेके भी
ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 का जरा लीस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 16, 20 एंड 24। जब देखिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो, और लीस्ट की बात की जा रही है ना, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट का मतलब ये होता है हमें एलसीएम निकालना होता है। लीस्ट वर्ड जहां पे आ जाए तो आपको समझ लेना है कि मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 16 का और 20 का और 24 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से। 4 6 4 4 जा, हालांकि मुझे 2 से डिवाइड करना चाहिए, मैं 4 से कर देता हूँ। 4 5 जा 20, 4 6 जा, फिर यहाँ से 2 2 जा, 2 3 जा, और फिर 2 1 जा, और फिर 5 1 जा, और 3 1 जा। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 5 1, और कितना हो जाएगा 5। ठीक। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 जा 48, 5 जा कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40 के 0 बचा 4, 5 4 जा 20, और 4 20। तो 240 आया। लेकिन उसमें एक बात और कहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिलहाल 240 तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है। ठीक है। तो 240 का मल्टीपल्स देखेंगे, तो इसका अगर हम लोग मल्टीपल्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 तो नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। उसके बाद 240 का मल्टीपल क्या 1600 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ बिल्कुल है। क्या 2400 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। तो ये दो बचे परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या इसमें से 1600 देखते हैं, इसका मल्टीपल है 240 का? देखते हैं 240 का मल्टीपल है कि नहीं। तो कितने टाइम्स में जाएगा, 6 बार ले जाते हैं। ठीक है। 6 0 6 4 जा 24, और 6 2 जा 12, और 2 कितना आ जाएगा 14, बचेगा कितना 0 6। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं आएगा, है ना, मतलब ये 240 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर हमारा जैसे हमने एलसीएम निकाला और कितना आ गया 240, और 240 वाले आंसर नहीं आया, इसका मतलब 240 का मल्टीपल आपको चेक करना पड़ेगा। तो 1600 तो 240 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन जो 3600 होगा वो 240 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। आप चेक कर सकते हैं। 3600 को डिवाइड कर दीजिए कितने से, 240 से। कितने से, 240 से। ठीक है। या 360 को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, कितने से डिवाइड कर दे, 24 से। 24 1 जा 24, बचेगा कितना 12, 24 5 जा 120। आ गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। तो मतलब यही वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, और 16 20 और 24 से क्या है, ये सबसे पहली बात छोटा भी है ना, और 16 20 और 24 से डिविजिबल भी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। If n is an even natural number, then the largest natural number by which n+1 n+2 is divisible by what? इसमें से ही खोजना है आपको, ध्यान रखिएगा। इसमें जो अवेलेबल नंबर्स दिए गए हैं, तो पूछ रहा है कि n अगर इवन नेचुरल नंबर है, जैसे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है 4, n की वैल्यू क्या हो सकती है 6, ये सब इवन नेचुरल नंबर है। तो पूछ रहे हैं कि n+1 n+2 इज डिविजिबल बाई व्हाट, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए लार्जेस्ट खोजना है ना। तो जैसे मैं 2 ले लेता हूं, अगर मैं इवन नंबर 2 ले लूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24। ठीक है। तो 24 तो 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, और 24 से भी डिविजिबल है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा खोजना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 24 है। तो 24 वाला करेक्ट हो जाएगा। हालांकि एक आंख और चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 ले लिया, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 120। तो 120 देखिए 6 से भी डिविजिबल है, और 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है। लेकिन आपको लार्जेस्ट बताना है, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा 24। ठीक है। तो 24 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है ना, वैसे इसका एक थ्योरम भी होता है कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दिए हों, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा 3 फैक्टोरियल से क्या होता है, डिविजिबल होता है। और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोई भी आप ले लीजिए, हमेशा 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और अगर 6 से डिविजिबल होगा तो 12 से भी होगा, और 24 से भी होगा। तो इसका मतलब बड़ा हमें खोजना था, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इफ -1 की पावर n प्लस 1 की पावर माइनस 1 की पावर 4n इज इक्वल टू 0, देन n इज व्हाट।
भाई -1 की पावर n है, सही बात है। अब देखिए -1 की पावर यहाँ पे मैं कर दूंगा 4 और उसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, n लगा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा -1 की पावर n, और -1 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर n कितना आ जाएगा 1 प्लस -1 की पावर n। अब ये कह रहा है ये जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा जब यहाँ पे कितना बनेगा, -1 बनेगा। -1 कब बनेगा, जब ये क्या होगा, ऑड नंबर आएगा। तो एनी ऑड नेचुरल नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर रिक्वायर्ड फॉर इट। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और पूछा जा रहा है x की वैल्यू निकालने के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। करें एलसीएम, ऑफ एलसीएम ये बता रहे हैं किसका किसका, x का और 18 का जो एलसीएम है वो कितना है, 36 है। ठीक है, और इसका एचसीएफ जो है दिया हुआ है x और 18 का, वो कितना आ रहा है, 2 है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने सीखा था कि एलसीएम ऑफ a एंड b मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ a एंड b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से हैं, x है और 18 है। ठीक है, और अगर एलसीएम मुझे दे दिया जाए कौन, 36, और एचसीएफ कितना दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, तो हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू निकालने के मुझे एलसीएम की जरूरत पड़ेगी और एचसीएफ की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा मुझे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11 इफ देयर एचसीएफ इज 13। देखिए इनका एचसीएफ 13 है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब 13 से ये दोनों नंबर क्या डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया, दो नंबर है ना, तो एक को मैं क्या लिखूंगा, एक नंबर को मैं लिख देता हूं 15x। ठीक है भाई, देखिए एक नंबर, ये रेशियो में दिया हुआ दोनों नंबर, तो एक नंबर मैं ले लेता हूं 15x और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं 11x। एक नंबर मैं ले लिया 15x और एक नंबर ले लिया 11x। ठीक है, और इनका एचसीएफ कितना दिया जा रहा है, 13। इनका एचसीएफ कितना जा रहा है, दिया जा रहा है 13 है। तो इसमें देखिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं अगर निकालूं 15x और, तो 15 और 11 तो प्राइम नंबर है, इसमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो यक्स ही वो नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एचसीएफ इनका क्या हो गया, 15x और 11x का एचसीएफ कितना आ गया, x आ गया, और क्वेश्चन में इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ, 13। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो पूछ रहे नंबर्स क्या है, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 15x, 15x का मतलब 15 इंटू 13 कितना आ जाएगा 195 पहला नंबर आ जाएगा, और दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 11x। तो 11x का मतलब कितना हो जाएगा, 11x का मतलब 11 इंटू, एक मिनट पेज बदल गया, हाँ दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 11x, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितने 13, 13 1 जा 13 की 3 बचा 1, कितना आ जाएगा 143। तो 195 और 143 वो नंबर्स हैं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कहा जा रहा है एचसीएफ क्या है, एक नंबर है आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक, एक नंबर है यहाँ से यहाँ तक, और एक नंबर है यहाँ से यहाँ तक, बीच में कॉमा लगा हुआ है। 3 नंबर इनका एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ का मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देखिए पहले 2 की पावर देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना ले सकते हैं। यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 क्यूब है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर में ज्यादा से ज्यादा इनमें कॉमन कर सकता हूँ तीनों नंबर में। यहाँ देखते हैं 3 की पावर, 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 5 है, और यहाँ पे तो 3 की पावर ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 की पावर नहीं है, तो इसका मतलब 3 तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कॉमन तीनों में कॉमन मुझे खोजना है। 5 की बात कर लेते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो कॉमन कितना हो गया 5। तीनों में जो कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, मतलब कॉमन होना चाहिए। अब 7 की पावर 4, यहाँ पे 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ 7 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जो मेरा एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20 और 7 7 जा 49, तो कितना आ जाएगा 0 और 980। इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 980, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज 37, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस। ठीक है, प्रोडक्ट देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि दो नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएफ
का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट कितना है 4107, एचसीएफ कितना है 37। तो ये जानना चाहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो यहां से तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल सकता हूं, यहां से ज्यादा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात इन्होंने कहा है कि उनका जो एचसीएफ है 37 है, ठीक है ना। उनका एचसीएफ कितना 37, इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों नंबर हैं वो 37 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो मान लीजिए एक नंबर मैंने कितना ले लिया, फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया 37A, और जो दूसरा नंबर है वो मैंने कितना ले लिया 37B ले लिया। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, एक नंबर मैंने कितना ले लिया 37A और दूसरा नंबर मैंने कितना ले लिया 37B ले लिया, ठीक बात है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो उनका प्रोडक्ट मुझे कितना दे रखा है 4107, मतलब 37A इंटू 37B इज इक्वल टू कितना है 4107, ठीक है। तो यहां से मैं अगर 37 इंटू 37 करूंगा तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो मुझे कितना मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3, जहां पे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम इसलिए है क्योंकि आप इसका एचसीएफ बता रहे हैं 37, इसका एचसीएफ बता रहा है, तो मैंने लिखा 37A और 37B, इसका मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तभी तो इसका 37 एचसीएफ हो पाएगा। तो ए और बी कैसे को प्राइम नंबर, मुझे ऐसे दो को प्राइम नंबर खोजने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है 3 आए। एक नंबर क्या हो सकता है 1 और 3, 1 और 3, वो नंबर हमारे पास क्या होगा 1 और 3, नंबर क्या होंगे 1 और 3, मतलब ए की वैल्यू कितनी आगे 1 और बी की वैल्यू क्या आगे 3। यही वो नंबर है कि जो दोनों क्या को प्राइम भी हैं और जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा 3 आएगा। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब मुझे पूछा जा रहा है कि बड़ा नंबर क्या होगा, तो बड़ा नंबर तो 37 में 3 मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है ना। मतलब नंबर की बात करें तो एक नंबर मुझे मिल गया 37A, इसका मतलब 37 इंटू कितना हो गया 1, और दूसरा नंबर मुझे क्या मिल गया 37B, मतलब 37 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा वाला नंबर कितना आ गया 111, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45, सम ऑफ टू नंबर्स इज 528, देयर एचसीएफ इज 33। दो नंबर का सम कितना है 528, एचसीएफ 33 है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस। पूछ रहे हैं ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स आप खोज सकते हैं, ऐसे दो नंबर का कितना पेयर आप खोज सकते हैं कि वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। पहली कंडीशन क्या है, उनका सम कितना आना चाहिए 528 और उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि देखिए एचसीएफ 33 है, इसका मतलब दोनों नंबर 33 के मल्टीपल होंगे। मैं मान लेता हूं जो मेरा पहला नंबर है वो कितना है 33A और जो मेरा दूसरा नंबर है वो कितना है 33B है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इनका सम अगर निकालने जाएं तो 33A और प्लस 33B इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे 528। तो 33 से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू मुझे यहां से मिल जाएगा 16। A प्लस बी इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए मुझे यहाँ पे जो A और B है ना, जब मैंने लिखा इनका एचसीएफ 33 है, इसका मतलब A और B में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 1 है। मतलब A और B कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। A और B कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो अब बताइए दो ऐसे को प्राइम नंबर खोजिए जिनका सम कितना आता हो 16 आता हो, ठीक है। तो देखिए एक नंबर क्या मुझे मिलेगा 1 और 15 मिलेगा, ठीक है। इनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। दूसरा नंबर में क्या खोज सकता हूँ 3 और 13 खोज सकता हूँ, दूसरा पेयर 3 और 13 क्योंकि इनका एचसीएफ कितना 1 है। और मैं क्या खोज सकता हूँ इसमें 5 और 11 खोज सकता हूँ, 5 और 11 इनका सम कितना 16 है और ये को प्राइम नंबर है। और पेयर में क्या खोज सकता हूँ 7 और 9, इनका भी एचसीएफ कितना 1 है और इनका सम कितना 16 है। इसके अलावा और कोई फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, कुल मिला के 4 फैक्टर्स आपको मिलेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46, कहा जा रहा है ए बी एंड सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए वही एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है अभी, ए बी सी क्या करते हैं सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एट सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। सेम टाइम से ये स्टेडियम है और बल्कि तीन फिगर नहीं बनाना मुझे, एक ही फिगर पे यहीं से ए भी स्टार्ट करेगा, यहीं से बी भी स्टार्ट करेगा और यहीं से सी भी स्टार्ट करेगा, एक ही टाइम पे स्टार्ट करेगा। ए कंप्लीट्स अराउंड ए 252 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, जो बी वाला है 308 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है और सी वाला 198 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। पूछ रहे हैं ऑल स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना।
तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा 252 और किसका निकालना पड़ेगा 308 और 198 का। तो आप इसको निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है इसका। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो मैंने निकाल रखा है, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2772 सेकंड आ जाएगा। और जब इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 46 मिनट 2 सेकंड आ जाएगा। 46 मिनट और 2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कह रहा देयर इज अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, एक नंबर है जिसको आपने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, जब उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर को मैं मान लीजिए यहाँ पे क्वोशेंट कितना आ गया, क्यू आ गया, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 6q + 3। इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6q + 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 36q² प्लस 2a भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 36q और प्लस b स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसमें से मैं इसको लिख देता हूं, कितना लिख दें, ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं 30 कितना कॉमन कर सकते हैं 9 नहीं, कितना कॉमन कर सकते हैं हम लोग, यहां से अगर मैं इसमें कॉमन करना चाहूं तो क्या कॉमन मुझे मिल जाएगा, यहां से इन दोनों में से मुझे कितना कॉमन मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहां से मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। मैं 6 से डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं 6 कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे 6q² प्लस 6q मुझे मिलेगा, 6q² प्लस 6q मुझे मिलेगा और प्लस कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, और 9 को भी मैं अगर ढंग से लिखूं तो क्या लिख सकते हैं 6q² प्लस 6q और प्लस 6 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, 6 कॉमन कर सकता हूँ। तो जो मैं ए स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 6 टाइम्स और ब्रैकेट में कितना बचेगा 6q² प्लस 6q और प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा और प्लस 3 बचेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया ये 6 का मल्टीपल और प्लस 3 हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब उस नंबर के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 और 27। तो देखिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 9999 होता है। अब वो इससे डिविजिबल होना चाहिए, इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका आप पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लार्जेस्ट की बात ये कह रहे हैं लार्जेस्ट नंबर निकालना 4 डिजिट का, तो जो इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम 12, 15, 18 और 27 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां पे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा ये, इसका एलसीएम जो आप निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 540 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कहा जा रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इन चारों से डिविजिबल होने का मतलब उसको 540 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। और जब आप 9999 को 540 से डिवाइड करने जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, और रिमाइंडर चले करके देख लेते हैं 540, तो यहां से मिल जाएगा 9, 5 और 4। ठीक है ना, तो फिर 0 और कितने टाइम्स जाएगा ये 8 टाइम्स ले लें, चलिए 8 टाइम्स ले लेते हैं। 8 इंटू 0, 8 4 जा 32 बचा 3, 8 5 जा 40 और 3 43, तो 0 7 और 5 में से 270, जो हमारा 270, एक मिनट यहाँ पे कितना आया था 9 उतारा था हमने ना, तो 279 हमें रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब हो गया बड़ा, तो उस जो 9999 जो 4 डिजिट का नंबर खोजे थे ना वो सबसे बड़ा नहीं है, इसमें से 279 को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 0, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, इसका मतलब कितना आ जाएगा 9720। वो 4 डिजिट का ये सबसे बड़ा नंबर है जिसको आप 12 से 15 से 18 से और 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 9720 के साथ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 करें फाइंड द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, फाइंड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.81 बार। देखिए मैं x इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ 0.81 बार, इसको थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा 0.81, 81 रिपीट होगा बार बार ना, 81 81 डॉट 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 डॉट। अब इसको जितने नंबर में बार लगा रहा था उतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 81.818181 डॉट 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 डॉट। इसको मैं 2 नंबर बोल देता हूँ, इसको 1 नंबर बोल देता हूँ, 2 - 1 कर देते हैं तो 2 - 1 करेंगे तो 100x - x कितना आ जाएगा 99x, और इधर कितना आ जाएगा 81, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81/99, तो 9 से कट कर देते हैं 9/11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसका न्यूमरेटर कितना आएगा। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 का जरा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अजीत एंड अमन इज द टेस्ट आर दिस एंड दिस। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। इफ अमर स्कोर इज दिस, व्हाट इज द अजीत स्कोर। ठीक है, तो दो 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 कैंडिडेट हैं, मतलब 2 नंबर हैं। मान लीजिए ये अजीत का स्कोर है और ये किसका स्कोर है, अमर का स्कोर है। ए और बी, मान लीजिए ए अजीत का स्कोर है और बी अमर का स्कोर है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के बराबर आएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना मुझे गिवन है 5040, और एचसीएफ मुझे कितना गिवन है 12, और जिसमें से अमर का स्कोर कितना है 144, तो मुझे निकालना कि अजीत का स्कोर क्या होगा। बस, तो यहां से आप 5040 मल्टीप्लाइड बाई 12 और डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए 144। ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको टोटल कितना मिल जाएगा, इसको ये कंप्लीटली आपका कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, तो क्यों 12 12 12 जा आ जाएगा और 12 से इसको कट करेंगे तो 12 4 जा 48 बचा 2 21, 12 1 जा 12। एक मिनट, यहाँ पे कितना हमने लिख दिया 5040 लिखना था ना, ये 1 एक्स्ट्रा है, तो 12 4 जा और बचा कितना 2 24, 12 2 जा 420 आएगा, करेक्ट है। तो हमारा जो ए डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, होप्स तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। टीजीटी पीजीटी से संबंधित अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप कोर्सेज से जो जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।